सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेसो एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियंस। आई एम सागर गुप्ता, योर सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी। और आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7, लेक्चर 2। चैप्टर नेम क्या है? फ्रिक्शन। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन क्या किया था? फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे फ्रिक्शन किसी बॉडी पर एक्ट करता है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या है, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है। ये तो हमने सिर्फ बात ही कर ली थी, इसके बारे में लिखना भी है। फ्रिक्शन कैसे आता है? फ्रिक्शन आता है आपका ड्यू टू इरेगुलरिटीज और बिटवीन द सर्फेसेस। अगर इरेगुलरिटीज नहीं रहेंगी तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो और कोई भी दुनिया में कोई भी सरफेस बनी, चाहे कितनी भी प्लेन हो, विदाउट इरेगुलरिटीज वो रह ही नहीं सकती, उसमें इरेगुलरिटीज कुछ ना कुछ होती हैं। तो उन्हीं इरेगुलरिटीज के हिसाब से, उनकी बॉडी के मोशन के हिसाब से हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को क्लासीफाई किया था। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, या मतलब हमारे फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के थे। तो हमारे 3 टाइप के फ्रिक्शन कौन कौन से थे, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो मैं कमेंट देख लेता हूँ। ठीक है, हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कितने कितने प्रकार के थे? तो पहला पहला हमारा था स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हमारा था लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा हमारा था काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक कमेंट देखने जा रहा हूँ। तो जो थोड़ा जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन किसी वजह से आता है? बॉडी पर लोड तो लगाए जा रहे हैं, पर बॉडी मूव नहीं कर रही है। बॉडी पे क्या हो रहा है? बॉडी में मोशन आ ही नहीं रहा है। वो किसकी वजह से हो पा रहा है? वो हो पा रहा है ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू द हाईली फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, या उस पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन लोड अप्लाई हो रहा है, तब जा करके उस पर लोड आ रहा है। ठीक है, तब जा करके उस पर फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? बॉडी को मूव होने से रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला हमारा देखते हैं रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। ठीक है, ठीक है, रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। पहला हम लोग ने देखा था क्या? फ्रिक्शन के बारे में। दूसरा हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या देखा था? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये भी कई सारे टाइप्स थे। पहला था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा था लिंक फ्रिक्शन। ठीक है, तीसरा हमारा नेम में आई थिंक आ नहीं रहा होगा। तीसरा, हाँ नहीं पता। तीसरा हमारा था काइनेटिक, या फिर एक फ्रिक्शन, या फिर डायनेमिक। ठीक है, ये 3 तरह के फ्रिक्शन पिक्चर में आते हैं। अब ये सारे फ्रिक्शन को हम लोगों ने बारी बारी से देख भी लिया था। आप लोग फटाफट से कमेंट में ये बताइए, बताइएगा
रिकॉर्डेड क्लास है। ये लोग ये बताइएगा कि जो हमारी इन तीनों फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कौन सी होती है? बताऊंगा तो मैं अभी भी, पर आप कमेंट में भी आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तीसरा हो गया हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक। डायनेमिक फ्रिक्शन, ये दो तरह के फ्रिक्शन, सॉरी तीन तरह के फ्रिक्शन हो गए हमारी बॉडी पे। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होता है? लिमिटिंग, स्टैटिक, फिर और काइनेटिक या फिर डायनेमिक। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली। तो हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है ये देखते हैं। आज है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है? तो जो हमारा पहली बात तो फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेसेस के ऊपर। तो उन्हीं सरफेसेस को लेकर के हमने एक टर्म डिराइव किया जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स द रिएक्शन फोर्स। कोफिशिएंट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल फोर्स द रिएक्शन। ठीक है, तीन तरह के फोर्स। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे? इज डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू एफ बाई एन। इसको और तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, वो देखा जाएगा अभी। क्या पहले यहाँ समझते हैं। तो हमारा ये हम लोगों ने देख लिया, इसको टू एफ बाई एन हो गया। तो मैंने बताया जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये डिपेंड करता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है सरफेसेस ऑफ द बॉडी, या किस टाइप का सरफेस एक्ट कर रहा है, या किस टाइप ऑफ सरफेसेस पे लोड या फोर्सेस एक्ट करने वाला है। ठीक है, तो जो अगर म्यू इक्वल्स टू एफ बाई एन, म्यू ही हमारा दिखाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, जो कि रेजिस्ट करता है किसको? फ्रिक्शन को, या जो कि दिखाता है कि these are going to resist the friction। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ लिखेंगे
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस ऑफ द बॉडी पे, किस प्रकार की सरफेस उस बॉडी की है, ठीक है। जैसे कि अब मैं स्मूथ बोलूंगा तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल कम होगी। अगर मैं बोलूंगा रफ तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। सरफेस आपकी यहाँ लिखेंगे, इफ सरफेस रफ देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज हाई। सरफेस इज देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लो, ठीक है। अगर फ्रिक्शन अगर सरफेस हमारा स्मूथ रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू बहुत ही कम रहेगी, बहुत ही लो रहेगी। अगर सरफेस हमारा बहुत ही रफ होगा तो म्यू की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। तो उसको फोर्स को अप्लाई करने के लिए, मतलब फोर्स लगाने के, हमारे फोर्स को, हमारी बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स की मैग्नीट्यूड को ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही दिखाता है या ये बताएगा कि हमें, इसको ये भी कहा जा सकता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये डिपेंड करता है कि कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ या कितनी क्वांटिटी या कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रही है। तो जैसे कोई बॉडी है, ठीक है। बिल्कुल बॉडी फिक्स है। इस पे का लोड लग रहा है डब्ल्यू नीचे की ओर, ठीक है। इस पे लोड लग रहा है डब्ल्यू नीचे की ओर। तो जाहिर सी बात है वेट को मेंटेन करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में लोड लगेगा जिसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन एन। मान लीजिए बॉडी पे पी लोड लग रहा है जो कि बॉडी बॉडी को पुश कर रहा है, ठीक है। पी लोड लग रहा है, कह लीजिए आर लोड लग रहा है, ये बॉडी को पुश कर रहा है। अब इस पे ये इधर जा रहा है तो बॉडी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही, तो बॉडी पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एफ जनरेट हो, ठीक है। पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ जनरेट हुई।
ये एफ क्या करेगा, इस आर को लोड को रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए हमें डील क्या करना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर जो कि हमारा फोर्स था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ा था। उसका मतलब क्या होता है, वो हमारा करता क्या है कि लोड को एक जगह से दूसरे, मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में, और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, कैलकुलेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये वाली जो फोर्स एफ है इस डायरेक्शन में लग रही है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लेट्स से कि ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए हमने इसको ट्रांसफर कर दिया एफ, नॉर्मल एन या फ्रिक्शन फोर्स एफ, ठीक है, एन एफ। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे आर। तो इसका हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला आर, हो गया आर, रिजल्टेंट आर हो गया। तो एफ को और एन का हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाला जब आर, तो हम लोग को इसमें क्या मिला, रिजल्टेंट आर। तो ये जो रिजल्टेंट आर है, ये नॉर्मल के साथ जितना रिएक्शन जितना एंगल बनाएगी, मान लीजिए कि इसने बनाया लेमडा, तो जो लेमडा है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसे हम फाई से भी डिनोट करते हैं, अक्सर बुकों में इसको फाई से डिनोट किया गया, तो हम लोग भी फाई से ही करेंगे। चलिए ठीक है, फाई से ही करते हैं, लेमडा खामा में ही ला, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया फाई, जो कि एंगल है हमारा रिजल्टेंट आर, और नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन एन के, क्या लिखेंगे, द एंगल, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन आर आर एंड रिएक्शन एन से सो, द रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स आर इज कॉल्ड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन, ठीक है, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, तब तक आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। भी निकाल सकते, ठीक है, खैर निकालना तो ठीक है, नहीं निकाल, इसकी वैल्यू निकाल दी जाए, जैसे इतने में ही काम हो जाएगा, वैल्यू निकाल ही देते हैं। रिजल्टेंट आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाए, अगर ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस एफ, रिजल्टेंट आर का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर प्लस, अब टेन फाई का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, ये 90 है, पाई ये कंसिडर किया है, परपेंडिकुलर एफ हो जाएगा एफ बाई एन, तो एफ बाई एन टेन फाई हो जाएगा एफ बाई एन, फाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एफ बाई एन, ठीक है, ये फाई की वैल्यू यानी फ्रिक्शनल एंगल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है टेन इनवर्स एफ बाई एन, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये वाले एंगल ऑफ रिपोज है बस,
बेसिक सा डेफिनेशन जान लेते हैं क्योंकि आगे के केसेस में सारे क्लियर हो जाएंगे। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखिए, अगर आपकी सरफेस इंक्लाइंड डायरेक्शन में या इंक्लाइंड है आपकी सरफेस और उस पर आपने किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जितने एंगल पे इंक्लाइंड है या वो सरफेस जिस एंगल पे इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल, तो दैट टाइप ऑफ या दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंड सरफेस inclined with the horizontal, then the inclination, yeah, then the inclination angle of, ठीक है, an angle that inclined surface with the horizontal called angle of repose। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। डायग्राम बनाते हैं। जो मैंने अल्फा, ये जो इंक्लिनेशन है विद द हॉरिजॉन्टल, इसे मैंने कहा एंगल ऑफ रिपोज। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, केसेस देखेंगे हम लोग। कौन सा फ्रिक्शन टॉपिक है हमारा? कोन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, हम लोग अभी पढ़ते ही गए हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। बस इसमें एक और टर्म को इंक्लूड करना है, दैट इज कोन। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, सरफेस ऑफ ब्लॉक है, इस पे इसका वेट आ रहा है डब्ल्यू। ठीक है, इसका नॉर्मल रिएक्शन एन, इस बात है लोड नीचे आएगा, एक मिनट, लोड नीचे लग रहा है इसका डब्ल्यू, इसके अपवर्ड डायरेक्शन में इसका लोड लगेगा रिएक्शन नॉर्मल एन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर इसमें हमारा, अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें, ठीक है, इसमें हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं
पी लोड भी लग रहा है इस पे, ठीक है, पी लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, पी लोड इस डायरेक्शन में भी लग रहा है, दो डायरेक्शन में पी लोड लग रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का रिएक्शन भी जनरेट होगा। रिएक्शन मतलब कि फ्रिक्शन यही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एफ लगेगा और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एफ लगेगा। ये फोर्स क्योंकि इस बॉडी को इधर पुल कर रही है, ये इधर पुल कर रहा है, ये इधर पुल कर रहा है, तो इधर फ्रिक्शन एफ जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो मैंने बताया कि अगर हम लोग फोर्स को ट्रांसमिट कर दें, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगाएं, तो यहाँ पर देखिए एक ये यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, तो अगर हम लोग इसको रिजल्टेंट आर निकालें, यहाँ से रिजल्टेंट आर निकालें, ठीक है, और दोनों का एंगल जाहिर सी बात है कितना होगा, पाई, पाई से ही तो हम लोग उसको दिखा रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोण बन गया, एक इमेजिनरी कोण बन गया। तो ऐसे इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोण ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण ऑफ फ्रिक्शन इज एन, भी लिख सकते हैं, लिखते हैं कोण ऑफ फ्रिक्शन इज एन इमेजिनरी कोण which is obtained when वो कब ऑब्टेन किया जाता है, विच इज ऑब्टेन्ड when the normal when the angle of friction phi is formed with the normal reaction n ठीक है। ये हमारा कोन ऑफ फ्रिक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में देखा था कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली तीन प्रकार के होते थे। वो थे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हमारा होता था काइनेटिक फ्रिक्शन या सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा हमारा होता था काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन जिसे कहा जाता है। तो ये जो तीनों प्रकार के फ्रिक्शन थे, ये फ्रिक्शन थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ फ्लो या स्टेजेस ऑफ मूव या मूवमेंट, ठीक है। पर अभी हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली यही है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। वो तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस था कि किस किस स्टेज पर किस किस प्रकार का किस किस टाइप का फ्रिक्शन आने वाला। तो बेसिकली हमारा जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन रियल में होता है या जिसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा ड्राई फ्रिक्शन और दूसरा होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी। पहला क्या है, ड्राई फ्रिक्शन। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन।
ठीक है। फ्रिक्शन, पहला हम लोग देख लेते हैं अपने ड्राई फ्रिक्शन को। जो हमारा ड्राई फ्रिक्शन होता है ये कैसा फ्रिक्शन है? तो ये नॉर्मल सा फ्रिक्शन है, जैसे कि हम लोगों ने स्टैटिक में देखा था। स्टैटिक में हमने क्या देखा था कि उसमें बॉडी बिल्कुल अपनी जब डेंसिट स्टेट में होती है या बॉडी पर इतना फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता या नहीं अप्लाई होता ताकि वो मूव कर सके बॉडी को, बॉडी अभी भी स्टैटिक कंडीशन में या रुकी हुई कंडीशन में है। तो उस कंडीशन पे जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है बॉडी पर, वैसे फ्रिक्शन को हम ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं, सॉरी, या उस वैसे फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते थे। और अगर केसेस वैसे ही हो कि बॉडी मूव नहीं कर रही है तो उसे हम ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे ड्राई फ्रिक्शन भी दो प्रकार का होता है, अभी हम लोग समझते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है, पहला ए, दूसरा लिखते हैं बी, ए बी। तो पहला हमारा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। अभी हम लोगों ने स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ रहे थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने रोलर सपोर्ट के बारे में देखा था। ठीक है, उसमें बीम भी बनाया था। ये ब्रेक लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो रोलर में हम लोगों ने देखा था। और अब एक स्लाइडिंग की बात करते हैं। यही मान लीजिए कोई अलमीरा है, या कोई बॉक्स ही है, समझिए अलमीरा समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। कवर्ड है, अलमीरा है, जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इस अलमीरा को आप कोई ऐसे डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, नीचे कहीं भी रोलर सपोर्ट लगा है? नहीं लगा है। तो आपको पता ही है कि अगर स्लाइडिंग होगा तो स्लाइडिंग कराने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। तो क्योंकि हमें इंटरलॉकिंग को भी ब्रेक करना होगा, पहली बात फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा। तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना होगा। अब इंटरलॉकिंग क्या होता है? इंटरलॉकिंग बिटवीन द सर्फेसेस होता है। क्योंकि जिस सर्फेस पे आपने, मान लीजिए यहाँ पे अलमीरा या कबर्ड की बात हो रही है, तो जो यहाँ पे हमारा अलमीरा या कबर्ड है उसकी भी सरफेस रफ है, जिस सरफेस पे रखा गया है उसकी भी सरफेस रफ है। दे आर नॉट मच स्मूथ, दे हैव मैनी टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज कंटेंट इन इट। तो उनकी वजह से क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब वहीं अगर रोलर लगा है, मान लीजिए इसी के नीचे रोलर लगा देते हैं, ठीक है, ये लग गया रोलर। अब अगर रोलर लग जाएगा, या इसको रोलर हटाते हैं, कॉपी द डायग्राम, ठीक है, एक अलमीरा यहाँ पे, अलमीरा यहाँ पे, एक में एक में मान लीजिए मैंने यहाँ पे रोलर लगाया है, यहाँ पे भी रोलर, यहाँ पे भी रोलर। यहाँ पे चारों पाए पे रोलर लगी हुई है। तो ये रोलर लगी हुई है, आप इसको जब पुश करेंगे, ये क्या होगा कि रोलर आगे जाएगा, जाहिर सी बात है खिसकेगा, ये जो खिसकेगा तो इसमें कम लोड लगाना पड़ेगा। इसका ये आप ही बताइए कि इसमें अगर इसमें व्हील्स नहीं लगे हुए हैं, रोलर नहीं है, इसमें रोलर लगे हुए हैं, तो आप बताइए कि किसको पुश करना या पुल करना ज़्यादा ईजी होगा, या पुश करना बताइए, पुल करने के बाद छोड़िए। मैं इसका नाम देता हूँ ए और बी, ए और बी, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है।
चलिए ये हो गया हमारा कि जो हमारा रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पुश और पुल यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जब देखा कि रोलर सपोर्ट को पुल करना या पुश करना ज़्यादा इजी है टाइप बी को, यानी बी वाले को पुश करना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू ए, तो इसलिए हमारा क्या होगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ लिखेंगे पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। अब वो ऐसा है क्यों? इट इज़ बिकॉज इट इज़ बिकॉज in the case of sliding friction we have to first overcome the interlocking, या लिखेंगे और to break the interlocking then then the friction then the friction has to be overtaken। पहले हमें इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना होगा, फिर जो बचा कुचा फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग मतलब उस पे हम लोग आएंगे, यानी फ्रिक्शन को फिर ओवरकम करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। बात कर ली हम लोगों ने ड्राई फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन की और रोलिंग फ्रिक्शन की। अब हम लोग बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन की। ये हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए ये थोड़ा ये और भी इजी है उससे भी ज़्यादा। मान लीजिए कोई दो सरफेसेस हैं, मान लीजिए कोई ये दो सरफेसेस हैं, कोई दो सॉलिड बॉक्सेस हैं। मान लीजिए बिल्कुल इतना सा रखते हैं, ठीक। अब अगर इसमें देखिए दोनों में गैप बड़ा कम है, गैप देखिए बहुत कम रखा है हम लोगों ने, और इसके बीच में अगर कोई मान लीजिए लिक्विड रख देते हैं, लिक्विड भर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने लिक्विड फिल कर दिया है, तो ये लिक्विड क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा ये दोनों सरफेस क्या होगा, अगर लिक्विड की डेप्थ बहुत कम होगी, यानी लिक्विड की मात्रा बहुत कम होगी, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो फ्रिक्शन पहले किस पे आएगा, ये फ्लूइड पे आएगा, ये जो हमारी लिक्विड लगी हुई है उन पे आएगा, और ये फिर स्लाइड करेगा। जैसे कि आप देखिए जैसे साइकिल होती है या मोटर होती है, मोटर व्हीकल होती है, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टील बॉल्स लगे होते हैं, और उसमें फिर कोई ना कोई फ्लूइड डाल दिया जाता है, जैसे रेड ऑयल हो गया, और फिर उसको कहते हैं मोबिल ऑयल हो गया, और फिर ठीक है, और फिर ग्रीस वगैरह हो गए, तो हम लोग क्या लुब्रिकेंट डालते हैं, जिसे हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट क्या हो गया, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फ्रिक्शन अभी भी किस पे आ रहा है, बॉडी पर फ्रिक्शन यहाँ पर कम कर लिया गया, यहाँ पे इंटरलॉकिंग पहले ही ब्रेक कर दी गई है, यहाँ पर सीधे हम लोग को फ्रिक्शन से रोल प्ले करना होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन दिस केस लिक्विड मीडियम, liquid medium is used which is which helps to overcome the which helps to overcome the friction। ठीक है, तो ये यहीं तक हमारा डिस्कशन, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और फिर जो भी वगैरह आपकी डाउट होंगे कमेंट में आप कर दीजिएगा, आपकी डाउट नेक्स्ट क्लास में कवर कर दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।